दोस्तों एक समय 50 से भी ज्यादा देशों में अपनी साइकिल्स को एक्सपोर्ट करके एटलस एक ग्लोबल लीडर बन चुका था। उस दौर में ये एनुअली 4 मिलियन साइकिल्स प्रोड्यूस करता था। लेकिन फिर कंपनी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि धीरे धीरे करके इनके सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर ताला लग गया। और जब लॉकडाउन के बाद एम्प्लॉयज फैक्ट्री में काम करने पहुंचे तो गार्ड ने उन्हें गेट से ही वापस कर दिया। इसके बाद दीवार पर उन्हें नोटिस मिला कि कंपनी उन्हें नौकरी से निकाल चुकी है, क्योंकि एटलस के पास अब इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि वो एम्प्लॉयज को सैलरी दे सके। इस तरह पहले जहां ये कंपनी मिलियंस में साइकिल्स को प्रोड्यूस करती थी, अब वो घटकर केवल 800 रह गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस कंपनी से ऐसी कौन सी गलतियां हुई जिन्होंने इसे बर्बाद कर दिया। फैक्ट्री पर ताला लगने के बावजूद किस तरह आज एटलस की साइकिल्स अभी भी मार्केट में मौजूद हैं और इन्हें बना कौन रहा है, आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक जमाना था जब साइकिल हमारे घरों की शान हुआ करती थी और उस समय लोगों की पहली पसंद एटलस थी, क्योंकि एक तो ये सस्ती होती थी, साथ ही क्वालिटी में भी कोई कमी नहीं होता था। ये तब की बात है जब रूरल इंडिया में टू व्हीलर ने क्रांति नहीं लाई थी और उस समय देश को आजाद हुए सिर्फ 4 साल ही हुए थे। ऐसे में भारत तरक्की की नई मिसालें पेश करने में लगा हुआ था, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही अहम रोल था। उस समय मार्केट में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे और इसीलिए तो भारत में साइकिल को जर्मनी, यूके और जापान जैसे देशों से इंपोर्ट किया जाता था। इस वजह से उनका प्राइस भी काफी ज्यादा होता था, जिसे आम आदमी बड़ी मुश्किल से ही अफोर्ड कर पाता था। ऐसे में जानकी दास कपूर ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और 1951 में एटलस साइकिल की शुरुआत की। स्टार्टिंग में उन्होंने हरियाणा के सोनीपत में एक टीन सेट के नीचे साइकिल की गद्दी बनाने का काम शुरू किया था। साथ साथ वो साइकिल बनाने के अपने सपने पर भी काम कर रहे थे, जिसका असर ये हुआ कि 1952 में इस कंपनी ने अपनी पहली साइकिल लॉन्च कर दी। एक नई कंपनी के लिए इतनी बड़ी सफलता चमत्कार की जैसी थी और मार्केट में कोई कंपटीशन ना होने की वजह से एटलस ने खूब तरक्की की और उसी साल 25 एकड़ की जमीन खरीदकर वहां साइकिल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक फैक्ट्री की नींव रख डाली। इस कंपनी ने पहले साल में इसी फैक्ट्री से 12,000 साइकिल्स का प्रोडक्शन किया था और लगातार बढ़ती डिमांड की वजह से वो अपने प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ाते गए। इसके बाद आया साल 1958 जब एटलस ने मिडिल ईस्ट व अफ्रीका जैसे देशों में भी अपनी साइकिल्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। दोस्तों ये वही साल था जब एटलस के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हीरो साइकिल की शुरुआत हुई थी। हालांकि हीरो के आने से एटलस की ग्रोथ में कोई कमी नहीं दिखी। इस समय एटलस का सेल अपने पीक पर था और 1961 आते आते इसने 10 लाख से भी ज्यादा साइकिल्स को मैन्युफैक्चर करने का रिकॉर्ड बना दिया था। हालांकि इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी इस कंपनी ने खुद को एक्सपेरिमेंट करने से नहीं रोका। अब ये एडवर्टाइजमेंट्स का भी सहारा लेना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इनके एडवर्टाइजमेंट का तरीका भी बाकी कंपनी से काफी यूनिक था, क्योंकि एक तरफ जहां बाकी सभी प्लेयर्स सिर्फ मेल को टारगेट कर रहे थे, वहीं इन्होंने फीमेल्स को टारगेट करना स्टार्ट किया और उनके लिए ऐसी साइकिल्स को डिजाइन किया जिसे वो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में भी चला सकती थी। एटलस की इस पहल ने सोसाइटी से जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने का काम किया था और साइकिल्स सिर्फ मर्दों की पहचान ना बनकर महिलाएं भी इसका यूज करने लगी। कंपनी ने इस तरह के और भी कई स्टेप्स लिए, जिसके चलते साल 1965 में ये देश की सबसे बड़ी बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। इतनी बड़ी कामयाबी मिलने के 1 साल बाद ही जानकी दास कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इस कंपनी की जिम्मेदारी उनके तीनों बेटे जगदीश कपूर, बीडी कपूर और जयदेव कपूर के कंधों पर आ गई। इन तीनों की निगरानी में इस कंपनी ने और भी ज्यादा ग्रोथ देखी और विदेशों में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते गए। इसके बाद इस कंपनी ने फ्रांस जैसे देशों की एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कंपनी के साथ हाथ मिलाकर अपनी साइकिल्स को इम्प्रूव करने पर काम किया। फिर आया साल 1978 जब एटलस ने अपनी पहली रेसिंग साइकिल को लॉन्च किया। दोस्तों उस समय तक मार्केट में साइकिल्स के ऐसे कई ब्रांड आ चुके थे जिनके साइकिल्स थोड़े समय यूज करने के बाद ही खराब हो जाती थी और जगह जगह से टूटने लगती थी। इसलिए एटलस ने शुरू से खुद को एक स्ट्रॉन्ग और हाई क्वालिटी साइकिल मैन्युफैक्चरर के रूप में रिप्रेजेंट किया था। इसी मजबूती और क्वालिटी को देखते हुए इसने 1982 में एक एशियन गेम में पार्टिसिपेट किया, जिसे दिल्ली में आयोजित किया गया था और इस गेम में रेसिंग के लिए यूज होने वाली सारी साइकिल्स एटलस ने ही सप्लाई की थी। इससे हुआ ये कि एटलस के साइकिल्स पर विदेशी साइकिलिस्ट ने भी रेस लगाई, जिससे बाहर के देशों में एटलस साइकिल्स की चर्चा होने लगी। बाद में एटलस ने गुड़गांव में एक स्टील ट्यूब मिल की शुरुआत की, जिसे खास तौर पर बाइसिकल्स के पार्ट बनाने के लिए खोला गया था, ताकि वहां से प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करते हुए वो अपने एंटायर स्टील ट्यूब रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। इस समय मार्केट में कई प्लेयर्स होने के बावजूद एटलस तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते आया साल 2014 जब एटलस साइकिल 50 कंट्रीज में अपने साइकिल्स को एक्सपोर्ट करके एक ग्लोबल लीडर बन गया।
वहीं इंडिया में इनके 4000 से भी ज्यादा डीलर्स का नेटवर्क था, जिसके जरिए ये देश के हर कोने में अपनी साइकिल्स को सप्लाई कर रहे थे। बाद में इस कंपनी को इसके काम के लिए कई प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी मिले, जैसे कि इटली का गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल अवार्ड, बेस्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए FICCI अवार्ड और भारी मात्रा में एक्सपोर्टेशन के लिए EEPC अवार्ड। लेकिन यहाँ से धीरे धीरे इस कंपनी को समझ आने लगा था कि ग्लोबल लीडर का टैग उनसे जल्द ही छिनने वाला है, इसलिए उन्होंने अब अपने हाथ पैर तेजी से चलाना शुरू कर दिया। 2005 में उस समय के बेहद ही पॉपुलर पर्सनालिटी सुनील शेट्टी और सानिया मिर्जा के साथ एडवर्टाइजमेंट की, लेकिन इस सबसे कोई खास फायदा नहीं मिल सका और लगातार इस कंपनी की सेल गिरती चली गई। और एक समय ऐसा आ गया जब इन्हें अपने मध्य प्रदेश के मालनपुर वाली फैक्ट्री को बंद करना पड़ा और उसके 4 साल बाद हरियाणा के सोनीपत वाले यूनिट पर भी ताला लग गया और फिर उसके 4 साल बाद यूपी के साहिबाबाद की आखिरी यूनिट भी शट डाउन हो गई। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों हो रहा था, आखिर इस कंपनी में गलत क्या हो रहा था। असल में दोस्तों 1999 में जानकी दास की बनाई गई फैक्ट्रीज को तीनों बेटों ने आपस में बांट लिया था, ताकि किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के बिना इनकी ऑपरेशंस चलती रहे। इसके डिवीजन के बाद एक यूनिट यूपी के शाहिबाबाद में बनाई गई, दूसरी MP के मालनपुर में और एक यूनिट सोनीपत में तो थी ही। इस दौरान इस कंपनी में कई तरह के नए डिसीजंस लिए गए, जैसे कि कई देशों में एक्सपोर्ट को बढ़ाना और क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर ध्यान देना। लेकिन फिर आया साल 2000 जब BD कपूर की डेथ हो गई। उसके बाद उनके बेटे अरुण कपूर ने मालनपुर की यूनिट का सारा काम अपने कंधों पर ले लिया, मगर इसके 1 साल बाद यानी कि 2001 में इन्हें 10 करोड़ 45 लाख रुपए की हेरा फेरी में पकड़ा गया, जिसके चलते उन्हें कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और यहीं से शुरुआत हुई एक बहुत बड़े फैमिली डिस्प्यूट की, जिसने एक एक करके सभी यूनिट्स पर ताला लगवा दिए। असल में अरुण कपूर की अब बाकी के फैमिली मेंबर्स के साथ झगड़ा होने लगे और वो कई तरह के ऐसे इंटरनल इश्यूज में फंस कर रह गए कि किसी ने भी एटलस पर ध्यान नहीं दिया। साथ ही मैनेजमेंट ने भी इस लड़ाई का खूब फायदा उठाया, जहां मालिकों की गैर हाजिरी में किसी ने भी इस कंपनी की लगातार गिरती हुई सेल्स को सीरियसली लिया ही नहीं। इस तरह धीरे धीरे इस कंपनी की मार्केट पोजीशन खराब होने लगी और कभी टॉप पर रहने वाली एटलस साइकिल बर्बादी के कगार पर पहुंच गई। लेकिन इस बर्बादी का इकलौता रीजन हम केवल फैमिली डिस्प्यूट को नहीं मान सकते, क्योंकि 1980 के दौरान मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा था, जिसे इस कंपनी ने सीरियसली लिया ही नहीं। असल में उस समय तक लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ चुकी थी और लोगों का रुझान अब बाइक्स की तरफ बढ़ने लगा था। उस समय कई कंपनीज ने विदेशी ब्रांड्स के साथ हाथ मिलाकर अफोर्डेबल प्राइस पर बाइक्स बनाना शुरू कर दिया था। ऐसे में जब बाइक्स ही लोगों को बजट में मिलने लगी तो लोग साइकिल की सुस्त सवारी को क्यों ही पसंद करेंगे। साथ ही इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हीरो साइकिल्स, जिसकी शुरुआत तो एटलस के बाद हुई थी, लेकिन इसे पीछे करते हुए ये इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बन चुका था। और इसके साइज का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि हीरो लगभग हर 9 सेकंड में एक साइकिल को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता था और वो USA एंड जर्मनी जैसे 89 देशों में व्यापार कर रहा था, जबकि एटलस इसके उलट लगातार मार्केट में अपनी पोजीशन को खराब करता नजर आ रहा था। दोस्तों इस खराब स्थिति का तीसरा रीजन था R&D को इम्पोर्टेंस ना देना और उसमें काफी कम इन्वेस्ट करना, जिस वजह से एटलस नई टेक्नोलॉजी को समय रहते अडॉप्ट नहीं कर पाया और ना ही लोगों की बदलती नीड के अकॉर्डिंग खुद में बदलाव ला सका। हालांकि शुरुआती दौर में इस कंपनी ने काफी इनोवेशन किया था। अपनी साइकिल्स में 10 गियर्स तक का फीचर्स देकर साबित कर दिया था कि वो कितनी फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हैं। साथ ही स्पोर्ट्स साइकिल्स बनाना या वीमेन के लिए स्पेशलाइज्ड डिजाइन को तैयार करना भी कंपनी का एक इनोवेटिव फैसला था। लेकिन जब से ये बिजनेस सेकंड जनरेशन के हाथों में आया है, मानो कि एटलस ने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से मुंह मोड़ लिया हो। नतीजा 90s के बाद इनकी साइकिल्स में कोई भी मेजर बदलाव नहीं किया गया और इनके मार्केट शेयर बाकी की कंपनीज लेते चले गए। 2000s के शुरुआत में इंडियन बाइसिकल मार्केट में प्रीमियम क्लास साइकिल्स, ई-बाइक्स और स्पोर्ट्स साइकिल्स की मांग बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी और ये एक ऐसा ट्रेंड था जिसका सही से फायदा उठाकर ये कंपनी अपनी गिरती सेल्स को वापस से इंक्रीज कर सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। कंपनी उस समय भी अपनी साइकिल्स को प्रीमियम बनाने की जगह खुद को मजबूत साइकिल की तरह प्रमोट कर रही थी, जबकि उस समय साइकिल को लोग सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का साधन ना समझकर उसे फिटनेस से जुड़े एक इक्विपमेंट की तरह देखने लगे थे। और लोगों में जितनी ज्यादा फिटनेस को लेकर अवेयरनेस बढ़ रही थी, उतनी ही इस तरह की साइकिल्स की डिमांड भी बढ़ रही थी। इसके अलावा 14 साल तक के बच्चों में 27% बच्चे ऐसे थे जो स्कूल जाने के लिए साइकिल्स का यूज करते थे। लेकिन ये कंपनी उन बच्चों की जगह वर्किंग एज को टारगेट कर रही थी, लेकिन उन्हें तो अब तेज रफ्तार वाली सवारी की जरूरत थी। लगातार गिरती सेल्स की वजह से कंपनी ने अपने साइकिल्स में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस किए, जिसकी वजह से 2004 से लेकर 2009 के बीच इनकी सेल्स में थोड़ा सुधार आया। हालांकि इस सुधार से कंपनी के मालिक उतने खुश नहीं थे,
क्योंकि वो अपने पहले वाले पोजीशन को एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया तब उन्होंने एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया और कंपनी के सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर को बदल डाला। इसके एक साल बाद यानी कि 2011 में इसके सीईओ को रिप्लेस कर दिया गया और उनकी जगह राजेश कुमार कपूर को रखा गया। लेकिन इसके अगले ही साल यानी 2012 में इन्हें भी बदल के कंपनी का सीईओ बनाया गया और इसी साल सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर को फिर से बदलकर उनकी जगह किसी और को हायर किया गया। इसके बाद 2013 और 2014 में भी इस तरह की चीजें देखने को मिली। लगातार किए जाने वाले इन बदलावों से ऐसा लग रहा था जैसे एटलस कंपनी अभी पैनिक मोड में है और वो हर हाल में अपनी पोजीशन को वापस लाकर ही रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स पर टारगेटेड कस्टमर और मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग काम नहीं करते तो सिर्फ मैनेजमेंट में बदलाव करके शायद कुछ भी हासिल नहीं होने वाला था। इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट्स की वजह से इस कंपनी को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि जब तक कोई नया पर्सन कंपनी के इश्यूज को समझ पाता और उससे बाहर निकलने के तरीके को ढूंढता उससे पहले ही उसे बदल दिया जाता था। इस तरह के कई फैसलों ने सेल्स को काफी डाउन किया और एंड में कंपनी का हाल इतना बुरा हो गया कि मध्य प्रदेश के मालनपुर वाली यूनिट्स को बंद करना पड़ा और इसकी मशीनरी को बाकी के दोनों यूनिट्स में शिफ्ट कर दिया गया। इस यूनिट के बंद होने के बाद हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए। लेकिन एटलस को अभी इससे भी बुरा फेज देखना था, क्योंकि साइकिल्स की मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही थी लेकिन सेल्स इतनी कम हो गई थी कि ऑपरेशंस को मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। इसी के चलते 2018 में अब हरियाणा के सोनीपत वाली यूनिट को भी बंद कर दिया गया। अब एटलस की सारी उम्मीदें साहिबाबाद वाली यूनिट से बंधी हुई थी। वहां सोनीपत के कुछ कर्मचारियों को साहिबाबाद में शिफ्ट कर दिया गया और बाकी को जॉब से निकाल दिया गया। कुछ समय तक इनके ऑपरेशंस ठीक से चले, लेकिन धीरे धीरे कंपनी को समझ आने लगा था कि वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने अपने एम्प्लॉयज की छटनी करनी शुरू कर दी। 1988 के दौरान इस यूनिट में 20 तरह की साइकिल्स बना करती थी और यहाँ लगभग 7000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम किया करते थे। लेकिन लगातार बढ़ते लॉसेस की वजह से इस कंपनी ने एम्प्लॉयज को हटाना शुरू कर दिया, जिसके बाद जनवरी 2020 तक सिर्फ 300 कर्मचारी बचे रह गए। इसके बाद आता है 3 जून 2020 यानी कि वर्ल्ड बाइसिकल डे एंड इस दिन कंपनी की लास्ट यूनिट यानी कि साहिबाबाद वाली फैक्ट्री को भी बंद कर दिया गया। और जब लंबे लॉकडाउन के बाद एम्प्लॉयज काम पर लौटे तो उन्हें फैक्ट्री की दीवार पर एक ले ऑफ का नोटिस मिला, यानी कि कंपनी के पास अब इतना फंड नहीं था कि वो प्रोडक्शन का काम जारी रख सके। इस अचानक हुए ले ऑफ के बाद एम्प्लॉयज ने काफी हंगामा मचाया और बिना प्रायर नोटिस के उन्हें जॉब से निकाले जाने पर शिकायत करने की भी धमकी दी। लेकिन कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने उन्हें ये कहकर शांत करने की कोशिश की कि यूनिट का बंद होना एक टेम्परेरी फेज है। कुछ जमीन बेचकर 50 करोड़ रुपए जमा करने के बाद इसके प्रोडक्शन को फिर से शुरू किया जाएगा। हालांकि कंपनी की तरफ से उसे रीओपन करने का कोई भी इनिशिएटिव नजर नहीं आया। इसके बाद एंट्री होती है एनसीएलटी की, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब अचानक से कंपनी को बंद करने की शिकायत एनसीएलटी तक पहुंचती है। तब उसने एटलस के सभी मालिकों को बुलाया और घरेलू झगड़े को सुलझाकर कंपनी को रीओपन करने की सलाह दी। लेकिन उनमें से किसी ने भी इस बात से एग्री नहीं किया और आखिरकार 6 दिसंबर 2022 को एनसीएलटी ने कंपनी को अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि एटलस एक पब्लिक कंपनी थी जिसके शेयर्स आम लोगों ने खरीद रखे थे। साथ ही ये 1000 वेंडर्स, 3000 डीलर्स और सैकड़ों एम्प्लॉयज की रोजी रोटी का जरिया थी। इसलिए एनसीएलटी ने इसे अपने हाथों में लेकर कंपनी के सभी मालिकों सहित पुराने मैनेजमेंट को भी एटलस से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाद में नए मैनेजमेंट्स को हायर किया गया और लगभग 2 से 2.5 साल बाद वापस से एटलस साइकिल का प्रोडक्शन शुरू होने लगा। लेकिन साहिबाबाद वाली जिस फैक्ट्री से महीने की 2 लाख साइकिल्स प्रोड्यूस होती थी, अब वहाँ पर सिर्फ 800 साइकिल्स बनाई जा रही हैं। और एक समय कंपनी का शेयर प्राइस जो 360 रुपए हुआ करता था, आज वो घटकर 28 रुपए 85 पैसे पर आ गया है। दोस्तों, अगर एटलस ने समय पर बदलते ट्रेंड्स को समझा होता, अपने प्रोडक्ट और मार्केटिंग को उसके अकॉर्डिंग चेंज किया होता, तो शायद कंपनी की पोजीशन आज इतनी खराब नहीं होती। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि नए हाथों में जाने के बाद इसके R&D पर ध्यान दिया जाएगा और मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग एटलस साइकिल में बदलाव जरूर किए जाएंगे। बाकी दोस्तों, इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारी स्वदेशी बाइक मैन्युफैक्चरर टीवीएस आज विदेशी बाइकों को टक्कर कैसे दे रही है,